नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आज विश्वकर्मा दिवस है। पूरे देशवासियों को क्यूवाइब नेटवर्क की तरफ से विश्वकर्मा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की आज 75वीं सालगिरह है, जन्मदिन है। 75वीं जन्मदिन पर क्यूवाइब नेटवर्क की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीवेम सरदह शतम और हजारों लाखों बधाइयां हमारी तरफ से। और इसी तरीके से वो शतायु बने। मैं उनके लंबी उम्र की कामना करता हूं। और लगातार वो नॉट आउट हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, देश को नई ऊंचाई पर पहुंचा रहे हैं। मित्रों, उनको शुभकामनाएं तो पूरे देश से मिल रही है, सब पर आज चर्चा करूंगा। लेकिन इसके पहले कि उनके जन्मदिन और उनकी शुभकामनाओं पर बातचीत को मैं आगे बढ़ाऊं, आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी शेयर कर रहा हूं जिसको भारतीय खुफिया एजेंसी भी पूरी तरह से पब्लिक नहीं कर रही है। और ये करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, मैं भी नहीं करना चाहता था। लेकिन जब मुझे जानकारी मिली तो मुझे लगा कि इसे शेयर करना चाहिए, क्योंकि दुनिया की शक्ति भारत के खिलाफ लगी हुई है। और भारत के अब तक के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री के खिलाफ लगी। देखिए, नरेंद्र मोदी से आपका विरोध हो सकता है, नरेंद्र मोदी से आपके सैद्धांतिक विरोध हो सकते हैं, कोई वैचारिक विरोध हो सकता है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। और आफ्टर नेहरू ही इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया। और अगर इसी तरीके से वो अपनी सेवा देते रहे तो 2026 में वो पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को भी पीछे छोड़ देंगे और देश के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बनने वाले इंसान हो जाएंगे। तो ये सच्चाई है, इस सच्चाई से आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन विरोधियों के राग अलग हैं, मैं उनके राग में जाना नहीं चाहता। आज जो मैं आपके सामने खुलासा कर रहा हूं वो बेहद गंभीर है। नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए एक पूरा महकमा लगा हुआ है। और आज से नहीं, 2014 से ये षड्यंत्र चल रहा है। और अब तो ये षड्यंत्र इस मुकाम तक पहुंच गया कि अगर मोदी सत्ता से नहीं हटते हैं तो उन्हें जीवन के मार्ग से हटा दो, ये सब भी तैयारी चलने लगी। पिछले दिनों जियो पॉलिटिक्स में जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ है, आप उससे अनजान नहीं है। भारत के आसपास जो कुछ भी हो रहा है, इससे भी आप अनजान नहीं है। अफगानिस्तान से शुरू हुआ खेल श्रीलंका पहुंचा, बांग्लादेश पहुंचा, नेपाल पहुंचा। और अब तो भारत के इर्द गिर्द जो जितनी बातें हो रही हैं वो तो हो ही रही हैं। दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है ये भी आप देख रहे हैं। फ्रांस में क्या हुआ, इंग्लैंड में क्या हुआ, अनरेस्ट है हर तरफ, कोहराम मचा हुआ है हर तरफ। कौन नेता कहां कैसे निशाने पर है, कहना मुश्किल है। और इस सब में अमेरिका की भूमिका बड़ी संदेहास्पद रही है। अमेरिकी एजेंसी की भूमिका बहुत संदेहास्पद रही है। भारत के पड़ोस में जो एक एजेंसी है उसकी भूमिका बड़ी संदेहास्पद रही है, क्योंकि वो अमेरिकी एजेंसी के साथ मिलकर के काम को आगे बढ़ा रहा है, ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है, और खासतौर से इंडियन कॉन्टिनेंट में। मैं बात कर रहा हूं आईएसआई की और अमेरिकी एजेंसी सीआईए की। आज जो मैं बात आपसे शेयर कर रहा हूं वो आप इक्का दुक्का कहीं अगर देखे होंगे तो देखे होंगे, लेकिन ये मैं एक्सक्लूसिव जानकारी आज 17 सितंबर को जानबूझ करके शेयर कर रहा हूं कि एक तरफ तो हमारा देश पूरी दुनिया से प्रधानमंत्री के शतायु होने की शुभकामनाएं प्रधानमंत्री को मिल रही है, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की जान को गंभीर खतरा भी है। किससे है जान को गंभीर खतरा, कहां कहां कदम उठाए गए। प्रधानमंत्री जब चीन की यात्रा से लौटे तो एक कार्यक्रम में गए और वहां लोगों ने तालियां बजाई। तालियां बजी तो प्रधानमंत्री ने कहा कि हम चीन की यात्रा पर गए थे इसलिए आप ताली बजा रहे हैं, या चीन की यात्रा से लौट आए हैं इसलिए ताली बजा रहे हैं।
मतलब प्रधानमंत्री को कहीं ना कहीं इस बात की ब्रीफिंग दी गई कि प्रधानमंत्री जब चीन की यात्रा पर थे तो चाइना एडमिनिस्ट्रेशन भी शक्ति में आ गया था। चाइनीज खुफिया एजेंसी भी अलर्ट थी और साथ ही साथ मित्र राष्ट्र जो अब तक डिपेंडेबल राष्ट्र रहा है, बाकी सारी बातों को अगर अलग कर दें तब भी रूस की खुफिया एजेंसी भारत के साथ मिलकर के काम कर रही थी और रूस की केजीबी ने भी अलर्ट कर दिया और भारत की खुफिया एजेंसी अलर्ट हो गई। मित्रों, अब ये धीरे धीरे ये मामला खुलकर सामने आ रहा है कि प्रधानमंत्री ने ये बात क्यों कही थी कि अगर मैं सकुशल वापस लौट आया हूं तो इसके लिए आप ताली बजा रहे हैं, या मैं गया था और मैंने अमेरिका को रास्ते पर ला दिया इसलिए आप ताली बजा रहे हैं। अब ये संकेत आ रहा है। आप में से बहुत लोगों ने एक तस्वीर देखी होगी। वो तस्वीर थी पुतिन और मोदी के एक साथ गाड़ी में बैठने की। पुतिन का जो लिमोजिन था, उस गाड़ी में आखिरी वक्त में नरेंद्र मोदी जाकर बैठे और पुतिन 15 मिनट तक इंतजार करते रहे। क्यों? क्योंकि जब एकाएक अलर्ट हुआ तो लोगों को समझ में नहीं आया। देश के राष्ट्राध्यक्ष जब जाते हैं तो उनका सेकंड टू सेकंड, मिनट टू मिनट जो आइटिनरी होता है, उसके जो रूट्स होते हैं, उसके जो मीटिंग शेड्यूल्स होते हैं, कहां कितने बजे किनसे मुलाकात होनी है और कब हाथ मिलाना है, ये तक डिफाइन होता है मित्रों। दुनिया के छोटे से छोटे राष्ट्राध्यक्ष भी अगर कहीं जाते हैं तो उनकी जो आइटिनरी बनती है, उनकी जो पूरी प्लानिंग होती है, उसमें मिनट तो छोड़ दीजिए, सेकंड्स का हिसाब रखा जाता है। और इस आइटिनरी में, इस मुलाकात में, ये जो एससीओ की बैठक हो रही थी, संघाई कोऑपरेशन की जो बैठक हो रही थी, इसमें प्रधानमंत्री और पुतिन के एक गाड़ी में बैठने का कोई शेड्यूल नहीं था, ऐसा कहा जा रहा है। मैं पूरे दावे के साथ तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन जो जानकारी मुझे मिल रही है अपने सूत्रों से, उसके हिसाब से यह है कि प्रधानमंत्री का ऐसा कोई शेड्यूल नहीं था कि वो पुतिन के साथ उनके लिमोजिन में जाकर के बैठेंगे। फिर ये क्यों यकायक पुतिन इंतजार करने लगे और प्रधानमंत्री को उन्होंने अपने साथ बिठा लिया? मामला असल में यह था कि तीनों देशों के सिक्योरिटी को कुछ अलर्ट मिला, कुछ भनक मिली और तीनों देशों के जो खुफिया एजेंसी थी, वो चाक चौबंद थी और तीनों देशों के खुफिया एजेंसी को एक साथ ये जानकारी मिलती है कि मोदी के साथ कुछ घटना करने की प्लानिंग हो रही है और मोदी को हाई अलर्ट पर रखा जाता है। और इस मामले में आप हैरान हो जाएंगे कि चाइनीज प्रेसिडेंट जिनपिंग भी कुछ पल के लिए परेशान हुए और उन्होंने सारी चीजों को एक प्रकार से ठीक से अवलोकन करना शुरू किया और अपनी खुफिया एजेंसी को अलर्ट कर दिया। उनको लगा कि हमारे देश में सम्मेलन हो रहा है, मोदी हमारे यहां आ रहे हैं, कोई ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए, वरना पूरी दुनिया में कोहराम मच जाएगा। और फौरन तीनों देश की खुफिया एजेंसी अलर्ट हुई, इंक्लूडिंग भारत। भारत की खुफिया एजेंसी तो अलर्ट थी ही, लेकिन जैसे ही केजीबी को खबर है कि केजीबी को, रशियन खुफिया एजेंसी को यह जानकारी मिली, उन्होंने फटाफट वहां कोऑर्डिनेशन जो हो रहा था उनके साथ फटाफट कोऑर्डिनेशन में आए और तीनों देश की खुफिया एजेंसी अलर्ट हुई और मोदी को आखिरी वक्त में, जैसे ही यह जानकारी पुतिन के पास पहुंचती है, जहां पर पुतिन और मोदी को कहीं जाना था, दोनों को अलग अलग जाना था और एक जगह जाकर के, ये त्यांजिंग शहर है, वहां पर मुलाकात होनी थी, तो यकायक पुतिन ने अपने सारे प्रोग्राम को रोक दिया और खुद खड़े हो गए और इंतजार करने लगे मोदी का। और आप हैरान हो जाएंगे, 15 मिनट तक पुतिन ने इंतजार किया। मोदी को भी यह बात समझ में नहीं आ रही थी, प्रधानमंत्री मोदी को भी यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि यकायक ये हो क्या रहा है। खैर, अब उस स्थिति में अपने नेता को कोई पैनिक मोड में चले जाएं या कुछ ऐसी बातें हो रही हैं, ये कहीं नहीं जाती है। खुफिया एजेंसी चाक चौबंद थी, सिक्योरिटी एजेंसी चाक चौबंद थी, उन्होंने मोर्चा संभाला और हर तरफ ये मामला तैयार हो गया। प्रधानमंत्री पूरी तरह से सुरक्षित जोन में ले आए गए और जब पुतिन ने ये कहा कि वो मेरी गाड़ी में बैठेंगे, तो तीनों एजेंसी जो थी, चाइना, भारत और
रसिया की, तीनों खुफिया एजेंसी और सिक्योरिटी एजेंसी के जो कोऑर्डिनेशन करने वाले थे, उन्होंने इनको हरी झंडी दिखाई और उन्होंने कहा कि हाँ, प्रधानमंत्री पुतिन के साथ बैठेंगे। और इस प्रकार से प्रधानमंत्री और पुतिन दोनों एक साथ बैठ करके उस गंतव्य पर पहुंचे जहां पर इनकी मुलाकात होनी थी। अब कहा जा रहा है कि ये किसके तरफ से प्लानिंग हो रही थी, कौन था इसमें शामिल। मोदी के ऊपर इतना बड़ा खतरा किसने डाला था। और इसीलिए प्रधानमंत्री जब लौट करके आए थे तो उन्होंने कहा कि मैं लौट के आ रहा हूं, इसलिए मतलब मैं बच के आ गया हूं, आपके साथ हूं और मैं सुरक्षित हूं, मजबूत हूं, चिंता मत कीजिए। अब ये सारी तहकीकात यकायक इंटेलिजेंस एजेंसी जो जो बातें पब्लिक डोमेन में आती नहीं है, इंटेलिजेंस एजेंसी को लगा और उन्होंने खगानला शुरू किया। तो पता चली कि बहुत बड़ी साजिश रची गई थी प्रधानमंत्री के खिलाफ और उस सबको न्यूट्रलाइज कर दिया। जो आईएसआई है पाकिस्तान की, ये जो कुकर्म करती रही है, ये कुकर्म करने के लिए इनको कुछ है नहीं, इनके पास कोई इंटेलिजेंस है नहीं, लेकिन ये इतने कुकर्मी हैं कि ये बाज नहीं आते हैं। ये हर जगह बॉम्ब ब्लास्ट, हर जगह उसको निशाने पर लेने में ये और अपने अपने आका से ये लेते रहते हैं, सीआईए से। लेकिन पहली बार इस तीनों एजेंसी ने उनको उनकी औकात दिखा दी और इतनी सिक्योरिटी टाइट थी कि तीनों राष्ट्राध्यक्ष मजबूती से काम कर रहे थे और ये हिमाकत करने की फिर भी कोशिश हो रही थी, चाइना में घेरने की कोशिश हो रही थी कि शक चले जाएगा, अगर कुछ भी होती है तो शक की सुई चाइनीज गवर्नमेंट पर जाएगी। तो चाइनीज गवर्नमेंट भी अलर्ट हो गई थी। हुई शक की सुई तो रशियन पर चले जाएगी, उस पर चली जाएगी, उस पर चली जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ईश्वर की असीम कृपा रही। आज प्रधानमंत्री अपना 75वां सालगिरह मना रहे हैं जन्मदिन का। उनको ढेर सारी शुभकामनाएं मिल रही हैं। और अब कैसे बाजी पलटी है देखो मित्रों। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया, फोन करके बधाई दी, फ्रेंड कह के संबोधित किया और प्रधानमंत्री ने उनके फोन का बहुत ह्यूमिलिटी के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ एक्स पे पोस्ट करते हुए रेसिप्रोकेट किया और उनकी बधाई को स्वीकार किया। अब जो फोन कॉल आए, उस फोन कॉल में ट्रंप को एक बहाना मिल गया कि वो जन्मदिन की बधाई दे रहा था। असल में ट्रंप इतने दिनों से कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ रहा था कि क्या बहाना किया जाए, क्योंकि ट्रंप को मोदी ने उनकी औकात दिखा दी। 36 करोड़ की आबादी को 140 करोड़ के प्रधानमंत्री ने औकात दिखा दी। यह और बात है कि भूभाग में हमसे आप बड़े हैं, लेकिन आबादी में तो हम तुम्हारे पिताजी ही हैं। यह बता दिया प्रधानमंत्री ने कि तुम्हारे जैसे जैसे 5-6 देश के हम प्रधानमंत्री हैं, तुम्हारी क्या औकात है। तो ये भारत से तन करके खड़े रहने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान नहीं है कि वहां के मौलाना आसिम मुनीर को बुला लोगे और डिनर पर बिठा करके कुछ टुकड़े फेंकोगे और फिर अपना क्रिप्टो करेंसी बेचोगे, क्रिप्टो का बाजार बनाओगे। तो प्रधानमंत्री ने उनको औकात दिखा दी कि भारत की तरफ देखने का हिमाकत भी नहीं करना। भारत वो है जो लोग कहते हैं कि इस्लाम का बड़ा यहां पर 1000 वर्ष शासन रहा, 800 साल शासन रहा, अंग्रेज का शासन रहा। तो सुन लीजिए कहानी। जिस अतिवादियों ने ईरान को 30 वर्ष में कन्वर्ट कर दिया, इराक को, जो पर्शियन अंपायर था वो खत्म हो गया 30 वर्ष में, इराक को कन्वर्ट कर दिया, टर्की को कन्वर्ट कर दिया, पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया और कुछ वर्षों में कर दिया, उसको भारत पहुंचने में 400 वर्ष लगे। यह है भारत। खैर उसके बाद थोड़ी बहुत कुछ कमी रही जिसकी वजह से यह शासन रहा। तो भारत, सनातनी भारत का असली पुरुषार्थ प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को दिखा दिया और ट्रंप अब मजबूर होकर के, उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था कि अब क्या किया जाए, क्या तरीका किया जाए। तो ट्रंप ने बहाना ढूंढा। अभी कुछ दिन पहले ट्रंप ने कहा कि जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि मोदी के साथ रिश्ते को कैसे देखते हैं, भारत के साथ टैरिफ वॉर जो चल रहा है इसको कैसे देखते हैं, तो उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि मोदी इज माय बेस्ट फ्रेंड एंड आई रेस्पेक्ट हिम।
एंड आई रेस्पेक्ट इंडिया। ये जो पोलाइट शब्द हैं वो आने लगे, लेकिन बीच में उन्होंने कहा कि लेकिन आजकल जो थोड़ा सा वो कर रहे हैं उससे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हूं, मैं थोड़ा दुखी हूं। दुखी हूं, अच्छा नहीं कर रहे हैं ऐसा नहीं कहा, कहा आजकल जो कुछ कर रहे हैं उससे मैं थोड़ा सा दुखी हूं, अनकंफर्टेबल हूं। तो मोदी ने चाइना, रसिया और जापान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा करके सीधा संकेत दे दिया, संदेश दे दिया, संकेत भी और संदेश भी, स्पष्ट इशारा भी और संदेश भी, कि आप समझ लीजिए कि आप भारत से डील कर रहे हैं। भारत किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। मित्रों, पूरी की पूरी बाजी 17 सितंबर 2025 को पलट गई। जो इसी माह के शुरुआत में जब मोदी गए संघाई, तो ऐसा लग रहा था कि भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते और खराब होंगे और ये लंबे समय तक खराब हो जाएंगे। और जिस तरह से अमेरिका में अभी घटनाक्रम हो रहा है, जिस तरीके से चार्ली क्रिक की हत्या हुई है, वो साफ दिखा रहा है कि वहां लेफ्ट लिबरल सेलिब्रेट कर रहे हैं। अभी एलॉन मस्क ने जो इंग्लैंड में लंदन में जो रैली थी उसको संबोधित करते हुए चार्ली किर्क की चर्चा की। उन्होंने कहा कि अमेरिका में लेफ्ट लिबरल लॉबी सेलिब्रेशन कर रहा है, चार्ली की हत्या को सेलिब्रेट किया जा रहा है। चार्ली बहुत ऑर्थोडॉक्स स्पीकर थे और भारत के भी खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, थोड़ा नस्लभेदी भी उनका बयान था। ये सारी बातें हैं, लेकिन फिर भी उनको ये मालूम था कि भारत के खिलाफ बहुत ज्यादा बयानबाजी नहीं करनी है। एक दो बार उन्होंने कर दिया था, फिर उनको पजामे में रहने का संकेत दे दिया। लेकिन एलॉन मस्क लगातार ट्रंप से दूर होते जा रहे थे और वो अपना ठिकाना भारत में भी ढूंढ रहे थे और इंग्लैंड में भी ढूंढ रहे थे। इंग्लैंड को तो एलन मस्क ने बिल्कुल तबाह करने का मन बना लिया है। एलन मस्क ने इंग्लैंड में लंदन में जो रैली थी, कॉन्जर्वेटिव जो रिफॉर्म यूके जो पार्टी बनी है, उसके टॉमी रॉबिन्सन को उन्होंने साफ कहा कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को जेल भेजो। वो जेल का हकदार है क्योंकि वहां ग्रूमिंग गैंग को वो प्रोटेक्ट कर रहा है। ग्रूमिंग गैंग कौन है? छोटी छोटी बच्चियों के साथ यौन शोषण कर रहा है और उसे उसका धर्म परिवर्तन करा रहा है। ग्रूमिंग गैंग जो माइग्रेट होकर के लीबिया से, सीरिया से, ईरान से, इराक से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से जो पॉपुलेशन इंग्लैंड गया है, वो ग्रूमिंग गैंग बन करके ब्रिटिश लड़कियों के साथ सेक्सुअली अब्यूसिव जो कुकर्म है उसमें शामिल है और उसको कन्वर्ट कराने में लगा हुआ है। और ये बड़े पैमाने पर हो रहा है ब्रिटेन में, बड़े पैमाने पर। इसको लेकर के एलन मस्क ने ब्रिटेन को आगाह किया है और रिफॉर्म यूके पार्टी है, उसके सर्वे सर्वा जो टॉमी रॉबिन्सन है, उसको उन्होंने कहा कि स्टारमर को जेल भेजो, वो जेल का हकदार है, वो प्रधानमंत्री बनने का हकदार नहीं। यहां तक कह दिया एलन मस्क ने कि इंग्लैंड को 4 साल इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। अभी वहां पर जो जनरल इलेक्शन है उसमें 4 साल का वक्त है। अभी अभी चुनाव हुआ है, जो स्टारमर जीत करके आए हैं और ये जो देशी भारतीय मूल के जो प्रधानमंत्री थे उनको बाहर जाना पड़ा। तो स्टारमर के लिए इंतजार करने के लिए एलन मस्क नहीं कह रहे हैं। और दूसरी तरफ एलन मस्क भारत से जो दूरी बनाई ट्रंप ने, इसको लेकर के भी नाराज थे। बहुत सारी बातें हुई। अभी उन्होंने लूमर एक लेडी है उनको अपॉइंट कर दिया डॉज में, उनसे भी वो नाराज थे बहुत जबरदस्त, क्योंकि वो भी भारत विरोधी बयान दे रहे थे। तो भारत विरोधी गैंग जो वहां पर एक्टिव हुआ ट्रंप की अध्यक्षता में, इसको लेकर के एलॉन मस्क बहुत नाराज थे। अभी आखिर में जो ट्रंप ने टेक्नोक्रेट की जो की डिनर पार्टी की थी, जिसमें सुंदर पिचई भी गए थे, सत्या नडेला भी थे, लेकिन उसमें एक पापी भी घुस गया था, वो है बिल गेट्स। और बिल गेट्स ने पैर जाकर के पकड़ लिया ट्रंप का। जिस ट्रंप ने बिल गेट्स को देश निकालने पर का प्लानिंग कर रहे थे, जो उनके ही सरकार में जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं रॉबर्ट एफ कैनेडी, और जो दूसरे लोग हैं जय भट्टाचार्य भारतीय मूल के एनआईएच के डायरेक्टर हैं, उन सबने गेट्स के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। उस गेट्स को उन्होंने डिनर पे बुला लिया, लेकिन उस डिनर पे मस्क नहीं गए। और मस्क ने क्या भूमिका निभाई थी ट्रंप के चुनाव में, इसको पूरी दुनिया ने देखा है। अमेरिका की जनता जानती है मस्क की भूमिका को। मस्क से दुश्मनी महंगी पड़ेगी ट्रंप को। और मस्क
धीरे धीरे यूरोप के दूसरे देशों की तरफ रुख कर रहा है, भारत की तरफ रुख कर रहा है और दुनिया के अन्य देशों की तरफ रुख कर रहा है। मस्क को मस्क अगर अपने कारोबार को, अपने बाजार को दूसरे देशों में तलाशता है तो अमेरिका चौपट हो सकता है। और ये दूसरे दलाल बिजनेसमैन के हाथों में अगर अमेरिका खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा है तो ट्रंप को आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। तो चौतरफा अटैक शुरू हो गया ट्रंप के ऊपर। एक तो मोदी ने घास नहीं डाला और दूसरा ट्रंप मजबूती से हाथ छोड़ दिया। यहां तक आ गए एलन मस्क की उन्होंने एक प्रकार से यह इशारा कर दिया कि अमेरिका में एक नई पॉलिटिकल पार्टी खड़ी कर देंगे एलन मस्क। और यह सामर्थ्य एलन मस्क में है। वो है, वो एक कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी है अमेरिका के अंदर। हम और आप भले ही कुछ मामलों में विरोध कर सकते हैं उनका, लेकिन एलन मस्क अमेरिका के अंदर एक कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी है और उसमें वो सामर्थ्य भी है, आर्थिक रूप से मजबूत भी हैं। वो अमेरिका में कोई पॉलिटिकल पार्टी, अल्टरनेटिव पॉलिटिकल पार्टी खड़ी कर सकते हैं। तो उनका हाथ झड़कना और मोदी का उनको औकात दिखाना, ये दोनों ट्रंप के लिए महंगा पड़ रहा था। और ट्रंप को अब लग रहा था कि हम अंदरूनी खेल में भी पिछड़ रहे हैं और इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में भी हमें मोदी, पुतिन और जिनपिंग ने एक प्रकार से निशाने पर ले लिया है। और ये हम बहुत गलत कर रहे हैं। ये मल्टीपोलर वर्ल्ड को एक प्रकार से स्टैब्लिश करते जा रहे हैं, जो ऑलमोस्ट अभी तक जो टू पोलर वर्ल्ड लग रहा था, बाइपोलर लग रहा था, जिसमें आप चाइनीज और एक तरफ चाइनीज और दूसरी तरफ अमेरिका थे और चाइनीज कैंप में चाइना था, वो भारत भी एक साथ हो रहा है। तो ये एक प्रकार से बाइपोलर हो रहा है। और बाइपोलर में जो मल्टी कंट्रीज हैं वो साथ आ रहे हैं एक तरफ, और एक तरफ अमेरिका खड़ा हो रहा है। और अमेरिका के साथ पूरी तरह से यूरोप भी नहीं है, पूरी तरह से यूरोप भी नहीं है। जर्मनी भी कभी कभी विरोध करता है, फ्रांस भी विरोध करता है। जर्मनी, फ्रांस के अलावा यूरोप के बाकी जो छोटे छोटे देश हैं वो अमेरिका की रहमो करम पर हैं, तो उनको छोड़ दीजिए, उनकी कोई औकात नहीं है। अब यूक्रेन जैसा देश जो 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 ना नाटो में है और ना ही रसिया के साथ है, लेकिन अमेरिका के रहमो करम पर जी रहा है। उनका उनके साथ होने से क्या फायदा है? वो तो उनके लिए लायबिलिटी ही है। यूक्रेन उनको क्या दे रहा है तत्काल में? कुछ भी नहीं दे रहा है, बल्कि उनसे ले रहा है। हाँ, यूक्रेन उनके लिए एक प्रोस्पेक्टिव बिजनेस सेंटर है और इसलिए यूक्रेन को बचाना चाहते हैं। रसिया इस बात को समझ रहा है। तो रसिया, चाइना, भारत, जापान और थोड़ा थोड़ा ऑस्ट्रेलिया भी इसी गैंग में आके खड़ा होगा अंततः। ये सब इधर खड़े हो रहे हैं। और इंग्लैंड संघाई समिट में जाने से पहले प्रधानमंत्री इंग्लैंड गए और वहां स्टारमर को कान में कुछ बोल दिया होगा कि इधर उधर नहीं करना, तुम्हारी हालत खुद ही खराब है। हो सकता है प्रधानमंत्री को इस बात की जानकारी हो कि रिफॉर्म यूके जो है इसका आंदोलन आने वाला है और 1.5 लाख से अधिक लोग सड़कों पर उतरने वाले हैं। इनका खुद ही हुक्का पानी बंद होने वाला है। हो सकता है भारतीय खुफिया एजेंसी को इस बात की जानकारी हो और वो पूरा का पूरा आंदोलन ओपनली एलन मस्क के द्वारा समर्थित था। रिफॉर्म यूके का जो आंदोलन था, जो डिमॉन्स्ट्रेशन था अमेरिकी इंग्लैंड के सड़कों पे, वो पूरा का पूरा स्पॉन्सर्ड था एलन मस्क का। और एलन मस्क उस स्पॉन्सरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहा है। ऐसा नहीं है कि छुपा के कह रहा है, वो ओपनली ऑनलाइन जो भाषण दे रहा है उसमें कह रहा है कि स्टारमर को जेल भेजो, ही डजंट डिजर्व टू बी अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, ही शुड बी बिहाइंड द बार। ये वर्बेटम कह रहे हैं एलन मस्क। तो इंग्लैंड को भी हास्य पर खड़ा कर दिया। अलग थलग पड़ा अमेरिका। और साउथ जो है, ग्लोबल साउथ, अफ्रीका, वो तो भारत का अभी नया नया दोस्त बना है। जी समिट में आपने देखा G20 में कैसे अफ्रीका को अपने साथ ले लिया। तो ग्लोबल साउथ भी भारत के साथ, एशियन कॉन्टिनेंट को इन्होंने अपने साथ जोड़ा। इंग्लैंड को कहा कि अपने रास्ते पर हो। जर्मनी भारत के साथ खिलाफत में नहीं जा सकता। फ्रांस नहीं जा सकता, फ्रांस को भी चेता दिया है, कान में बता दिया है कि देखो तुम्हारे यहां क्या चल रहा है और वो होगा। फ्रांस की स्थिति मित्रों ये है कि वहां पर फार राइट और फार लेफ्ट में भयंकर झगड़ा चल रहा है और ये बीच के आदमी है एमानुएल मैक्रो। अभी तक 3 प्रधानमंत्री ये बदल चुके हैं। तो फ्रांस की स्थिति खुद ही डामाडोल है। तो वो तो पहले अपना घर बचाए। जर्मनी भी इस विवाद में पड़ना नहीं चाहता। अमेरिका को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया और इसीलिए इस बात से अमेरिका को डर था। और आज से नहीं, इस बात का डर भारत की आजादी के बाद से ही है कि अगर भारत में ऐसा कोई पॉलिटिकल लीडरशिप खड़ा हो गया जो भारत को पॉलिटिकली एक स्टेबिलिटी के साथ वर्षों तक
आगे ले जाने में कामयाब रहा तो सबसे बड़ा खतरा अमेरिका के लिए होगा, क्योंकि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और वो डेमोक्रेटिक कंट्री अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ रहा है तो भारत के पास हर तरह का सामर्थ्य है जो दुनिया का सिरमौर बन सकता है। तो चाइना से भी वो ज्यादा खतरा भारत से देख रहा है। चाइना तो फिर भी एक क्लोज्ड इकोनॉमी है, क्लोज्ड मतलब क्लोज्ड पॉलिटिकल एक आयरन गेट है, कम्युनिज्म है वहां पर। वहां कोई डेमोक्रेटिक वैल्यू नहीं है। थिएनआनमेन चौक पर जो हुआ, हजारों स्टूडेंट को तोप से रौंद दिया गया, ये आपने देखा है। तो एक कम्युनिस्ट कंट्री को उस तरह से नहीं देखता, फिर भी उनको खतरा लगता है। लेकिन एक डेमोक्रेटिक कंट्री, एक वाइब्रेंट कंट्री अगर अमेरिका से आगे बढ़ने की शक्ति रखता है तो वो भारत में ही है। रशिया से भी उसको उस तरह से डर नहीं है। तो उनको लग रहा था कि ये जो डेमोक्रेटिक वैल्यू का जो रहनुमा अमेरिका बना हुआ है, इस वैल्यू का रहनुमा भारत बनेगा और भारत एक प्रीचर की भूमिका में, उपदेशक की भूमिका के में पूरी दुनिया में स्थापित हो सकता है। तो अभी अमेरिका का उपदेश कौन सुनेगा? भारत की चौधराहट हर तरफ सुनी जाएगी। इसी बात का डर था और इसीलिए मोदी एक बहुत बड़ा खतरा अमेरिका के लिए है। ये वहां का डीप स्टेट जानता है। मोदी को बहुत ही स्ट्रैटेजिकली इस बंधन से बाहर निकलना है और धीरे 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 मोदी बाहर निकल गए। और आज आखिरी जो आप कह सकते हैं कि ये जो हर्डल था, उस हर्डल को स्वयं राष्ट्रपति ट्रंप ने किनारे कर दिया। फोन उठाया, मोदी को कहा कि साहब, आपको जनधन की शुभकामना और हम लोग ट्रेड डील में आगे बढ़ेंगे। मोदी के ऊपर जो जान का खतरा था संघाई समिट में, वो भी, उस पर भी अभी भारत की एजेंसी चाक चौबंद है, नजर चारों तरफ है। और दुनिया भर की एजेंसियों के साथ, चाहे वो MI5 क्यों ना हो ब्रिटेन की, सबके साथ मिलकर के सारे आंकड़े जुटाए जा रहे हैं कि इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, ये किसकी इतनी बड़ी साजिश थी जो एलिमिनेशन का प्लान कर रहा था। कहीं CIA तो नहीं है, कहीं ये जो टुटपुंजिया बगल का ISI है ये तो नहीं है, ये भी क्या कर सकता है काम क्या? तो सब पर भारतीय खुफिया एजेंसी की, भारत की सिक्योरिटी एजेंसी की, सबकी बड़ी पैनी नजर है। मोदी सुरक्षित हैं, मोदी के साथ 140 करोड़ की दुआएं हैं और दुनिया के बड़े बड़े लोगों की दुआएं मोदी के साथ हैं। मोदी का बाल भी बांका नहीं हो सकता है। इसीलिए जीवेम सरदा सतम की शुभकामना के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई आपको, देशवासियों को भी और मोदी जी को भी। आशुतोष को मत दीजिए। नमस्कार।